नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में और मैं हूं नीलम पांडे। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह, हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम। इस सप्ताह की शुरुआत करते हैं संकल्प के प्रश्न के साथ। वो जानना चाहते हैं, वो कहते हैं कि जीएसटी सुधार अर्थव्यवस्था के लिए कितने लाभकारी होंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ है वो उसको दूसरा बड़ा कदम मानते हैं मोदी गवर्नमेंट का। और वो ये जानना चाहते हैं कि अभी तो हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते वो कितना लाभकारी होगा, लेकिन क्या ये एक बहुत ही बड़ा साहसी कदम है मोदी गवर्नमेंट के अंदर। और वो ये जानना चाहते हैं कि एनडीए जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी शामिल है, अब क्या वो विपक्ष की तीव्र समाजवादी नीति के विपरीत एक अलग रास्ता अपना रहे हैं? और आपको क्या लगता है जो सत्ता के गलियारे हैं उनमें क्या चल रहा है इसके ऊपर? थोड़ा एक पॉजिटिव आप वाइब देखेंगे सत्ता के गलियारों में इन चीज़ों के बारे में। काफ़ी दिनों बाद एक गवर्नमेंट पे एक इंटेंट दिख रहा है कि अब रिफॉर्म्स पे हमको वापस जाना ही पड़ेगा। जीएसटी का जहाँ तक सवाल है उसको ज़्यादा मैं देखता हूँ भूल सुधार टाइप से, बिकॉज जब से जीएसटी आई आपने देखा कि कितने कंप्लेंट्स हो रहे थे। इसको पॉपकॉर्न टैक्सेशन कहा जाता था। अब जैसे आपने पॉपकॉर्न अगर खुले में आपने पॉपकॉर्न लिया है, अगर सॉल्टेड स्पाइसी है उसमें, तो आप 5% आपको जीएसटी लगेगा। अगर उसी को आप पैकेज्ड कर लें, लेबल कर दें, तो वो 12% जीएसटी लगता था। कैरेमल पॉपकॉर्न अगर ले रहे हैं वो शक्कर वाला, तो उस पर 18% जीएसटी हो जाता है। आपको याद होगा कोयम्बटूर में जैसे एक होटेलियर ने जो फाइनेंस मिनिस्टर को बोल दिया था खड़ा होकर, जिसका वीडियो क्लिप इतना वायरल हो गया था, कि हमारे होटल में होता है कि लोग आते हैं तो अब है कि अगर आप केवल बन खाइए तो उस पर जीएसटी नहीं है। अगर साथ में अगर क्रीम को डाल के ले लीजिए तो उसमें 18% जीएसटी हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे होटल आते हैं, हमारे कस्टमर्स वो कहते हैं कि बन को और क्रीम को आप अलग अलग दे दो, हम खुद ही मिला लेंगे। मैं बात करूँ कितना कन्फ्यूजन था और इतने मल्टी लेयर्स थे। 0% से लेकर 5%, 12%, 18%, 28% प्लस कंपनसेशन सेस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था उसको जीएसटी को लेकर। उस पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे, अपोजिशन के लोग काफ़ी टारगेट कर रहे थे गवर्नमेंट को इन चीज़ों को लेकर। अब फाइनली गवर्नमेंट ने किया है, अच्छा किया, देर आए दुरुस्त आए, मैं कहूँगा। सुधार शुरू किया है। उसके पहले के संकल्प कह ही रहे हैं कि उसके पहले भी डायरेक्ट टैक्स में भी उन्होंने रिफॉर्म शुरू किया है। कितना शुरू, कहाँ तक जाएंगे इसको लेके, अब वही है कि साहसी कदम करें। अब साहसी कदम वो होगा जब आप लेबर कोड्स को नोटिफाई करें। साहसी कदम वो होगा कि आप लैंड रिफॉर्म्स पे वापस जाएं। साहसी कदम वो होगा जब आप फार्म लॉज पे वापस जाएं। उसको मैं असली देखूंगा। बट हो सकता है कुछ उन चीज़ों में भी कुछ चेंजेस अब आए। आपने देखा कि कैसे अभी लास्ट वीक नहीं, अबाउट 2 वीक्स बैक, दो जो इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए हैं। एक अमित शाह हैं जो कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाले उसको हेड कर रहे हैं। दूसरे राजनाथ सिंह हैं जो सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर वाले उसको हेड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट में इंटेंट अब दिख रहा है कि रिफॉर्म्स करना ही पड़ेगा। तो अच्छी शुरुआत है, देखते हैं। और राहुल गांधी ने भी इसे गब्बर सिंह टैक्स बोला था, काफी ऑपोजिशन ने भी इनको क्रिटिसाइज किया था। दिव्यांश गुप्ता जानना चाहते हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप उनके लिए 2025 के ताजा मूड ऑफ द नेशन सर्वे को डिकोड कर सकते हैं। साथ में ये भी बोलते हैं कि एनडीए और मोदी दोनों की रेटिंग अपने चरम से काफी नीचे आई है। किस तरह से आप पूरे मूड ऑफ द नेशन को देखते हैं? देखिए, एक लाइन में कहूंगा, अभी भी एनडीए कंट्रोल में है, लेकिन कंप्लेसेंसी या मतलब क्या कहें, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास का अब स्कोप नहीं रहा है। अब 12वें साल में सरकार है, और चूंकि इनका मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया था इसलिए मैं कुछ नंबर्स नोट कर रहा था, क्यों कह रहे हैं कि पूरे कंट्रोल में है। अब जैसे अभी भी दिखा रहा है कि बेस्ट सूटेड कौन है प्राइम मिनिस्टर के लिए जी, तो अभी भी नरेंद्र मोदी को 52% कह रहे हैं वो बेस्ट सूटेड है। उनके नेक्स्ट जो आते हैं राहुल गांधी आते हैं, ऑलमोस्ट 25% है, हाफ से भी कम। तो अभी भी उभर के इनका रियल कोई चैलेंजर आया नहीं है एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन देखिए 11 साल में क्या कुछ और भी डेटा हैं। जैसे अब उसमें से एक दूसरा क्वेश्चन था मूड ऑफ द नेशन में कि परफॉर्मेंस कैसा रहा है मोदी का एज प्राइम मिनिस्टर। उस समय आप थोड़ा सा चेंज देखेंगे। अच्छा सॉरी, उसके पहले मैं बता दूं, ये तो 52 ये तो प्राइम मिनिस्टर का हुआ। दूसरा जो नंबर इनका है कि अभी भी अगर चुनाव हो जाए, ये सर्वे हुआ है 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक, उसमें कि अभी भी चुनाव हो जाए तो बीजेपी को अकेले 260 सीट्स आएगी और एनडीए को 324। दूसरी तरफ कांग्रेस को 97 सीट्स आएगी और इंडिया ब्लॉक जो हुआ करता था उसको 208।
तो मतलब भी बीजेपी अभी भी कमांडिंग पोजीशन में है। उसमें एक है, देखिए कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कैसे एक धीरे धीरे, हालांकि फरवरी के बाद ग्राफ कम हो रहा है। कि फरवरी में जो इनका सर्वे आया था मूड ऑफ द नेशन, उसमें एनडीए को दिया था, सॉरी बीजेपी को दिया था 281 सीट्स, जो कि 6 महीने में 260 पे आ गई है। कांग्रेस को 78 सीट दिया था पिछले बार 6 महीने पहले, उसको 97 हो गया है। थोड़ा सा गेन है उधर, थोड़ा सा लॉस है, लेकिन अभी भी बड़ा वाइड गैप है। दूसरा कहूँगा वो जो उसको ठीक से देखा जाना चाहिए, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का एज प्राइम मिनिस्टर, सॉरी मोदी जी का आपका प्राइम मिनिस्टर कैसा परफॉर्मेंस रहा है। उसमें देखिए 58% आता है ना। इनका जब फरवरी में हुआ था उस समय 62% लोगों ने उसको आउटस्टैंडिंग और गुड कहा था, जो थोड़ा सा घट के 58% आ गया है। अब जो इनके आलोचक होंगे उनके लिए भी उनको अगर और डेटा देखना पड़ेगा तो वो बोले हैं कि जनवरी 2023 में यही जो पॉपुलैरिटी वाली रेटिंग थे परफॉर्मेंस के लिए, वो 72% है नरेंद्र मोदी के लिए, जो कि घटते घटते 6 महीना पहले 62% आया है, अब ये 58% आया है। इनफैक्ट फरवरी 2024 का अगर मूड ऑफ द नेशन देखा कीजिए तो उससे भी ऐसे ही था। जैसे पहले मैं देख रहा था कि अगस्त मतलब 1 साल पहले जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे हुआ था ठीक लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें यही 58% लोग थे जिन्होंने कहा था कि मोदी के परफॉर्मेंस काफ़ी आउटस्टैंडिंग और गुड है। उससे 58% था, आज हम उसी पे वापस आ गए। और उस समय भी करीब अब वो फरवरी 2024 में 60% था, फरवरी में इलेक्शन के पहले, जो कि अगस्त तक जाके 58% हो गया। लास्ट ईयर की बात कर रहा है। फिर उसके बाद ऊपर गया वो, जो आपने देखा। फिर उसके 6 महीने बाद जो फरवरी इस साल हुआ है उसमें चेंज आया। तो आप एनडीए का ग्राफ भी देख रहे हैं कि 343 तक चला गया था। मतलब 343 सीट्स के अगर फरवरी 2025 में चुनाव होता तो 343 सीट्स आ जाती, जो कि अब 324 पे आ गई है। जो बीजेपी का फरवरी 2025 वाले में बीजेपी का जो 281 आता है वो 260 आ गया है। तो थोड़ा सा आप इसको देखिए कि चुनाव के बाद से एक एनडीए गवर्नमेंट का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऊपर बढ़ा। जो फरवरी वाले हमने सर्वे में देखा वो फिर धीरे धीरे नीचे आ गया है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपने देखा कि अब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यूपी में क्या उसका इंपैक्ट पड़ा था, बालाकोट स्ट्राइक के बाद लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप सोचते कि मतलब उस तरह का दिखना चाहिए सर्वे में, वो नहीं दिखा है, वो नीचे गया है। तो उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि ये जो ट्रंप के टैरिफ वाला जो था उससे जो पूरा जो गड़बड़ी मचा है जी, उसकी हैंडलिंग से प्रोबेबली लोग उतने खुश नहीं हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में भी जो अलग अलग तरह का नैरेटिव गया, अब उसी में से इनके सर्वे में देखिएगा, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग मान रहे हैं जो ट्रंप ने रुकवाया, उसमें भी करीब करीब कुछ लोग मान रहे हैं। कुछ लोग उसमें कुछ एक सेक्शन है जो मानता है कि हाँ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया तो हम मान गए। फिर उसमें तो कुछ लोग कहें कि नहीं हमने नरेंद्र मोदी ने आर्बिट्रेरली अपना उसको रोक दिया। तो कन्फ्यूजन है कि कैसे कहाँ हो, ठीक से कम्युनिकेशन सरकार की तरफ से हुआ नहीं। तो वो जो फायदा दिखना चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर का इस गवर्नमेंट के लिए, वो नहीं दिख रहा है। और आपको सब पीछे ट्रंप के बाद और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता चला जा रहा है। तो ये मूड ऑफ द नेशन आपको वो सर्वे शो कर रहा है कि अब इस गवर्नमेंट को मतलब आप कंप्लेसेंसी अब नहीं दिखा सकते। हाँ, लोग कह सकते हैं, आप कह रहे हैं कि मोदी का परफॉर्मेंस 72% इन 2023 टू अभी 58% की एक लॉन्ग टर्म डिक्लाइन अब देख रहे हैं। बट पॉइंट इज 12वें साल में अगर 52% लोग अभी भी कह रहे हो कि बेस्ट सूटेड टू बी द पीएम, और उनका अगला चैलेंजर अपोजिशन केवल 25% मिल रहा हो, और अभी 58% लोग आपको कह रहे हैं एज ए परफॉर्मेंस आपका आउटस्टैंडिंग या गुड रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। लेकिन यही है कि फिर ये आपका प्रोग्रेसिव आपका नीचे जाएगा। और अब भी आपने रिएक्ट नहीं किया इस मूड को, तो फिर बाद में और भी कुछ हो सकता है। और इसी को आप पुराने क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो इन्होंने संकल्प में जो किया जीएसटी रिफॉर्म्स, तो वो दिखता है कि गवर्नमेंट कॉन्शियस है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि सर्वे रिपोर्ट्स में दिखाता गया अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन से लोग खुश नहीं है। मेजॉरिटी उन्होंने कहा है कि इनका 2014 से लेके या तो उनका बुरा हुआ है या वैसे का वैसा ही इकोनॉमिक स्थिति है। तो गवर्नमेंट कॉन्शियस है, और इसीलिए
12वें साल में एक कॉन्शियस एफर्ट देख रहे हैं कि रिन्यूड इम्पेटस, मतलब एक दोबारा से एक पुश करने का रिफॉर्म्स वाले एजेंडा को, ये कोशिश शुरू हो रही है। जी, सूरज जानना चाहते हैं विदेश मंत्री जयशंकर के चीन और जापान दौरे पर ना जाने के पीछे क्या वजह है, और वो ये भी बोलते हैं कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने महत्वपूर्ण दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ वो ना हो। स्वास्थ्य तो वो कहते हैं कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उसके तुरंत बाद वो जर्मनी गए थे। नहीं, ये जर्मनी नहीं गए थे, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे। लेकिन हाँ, ये स्वास्थ्य कारण थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज आप उनका अगर उस समय देखते अगर ट्विटर टाइमलाइन, तो जब प्राइम मिनिस्टर चाइना में थे उस समय ये फिनिश फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे थे, जयशंकर नहीं टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। और उसके बाद कभी उनके ठीक पहले का, ठीक विजिट के बाद का सारा पिक्चर्स आपने देखा है, वो पूरा कोई लगता नहीं कि स्वास्थ्य का कोई इशू है, और ना ऐसा किसी फॉरेन मिनिस्ट्री ने किसी ने ऐसा कुछ बताया है। तो एक स्पेकुलेशन स्वास्थ्य पे चल रहा है, लेकिन उनका जो देख के, जैसे मैंने कहा ट्विटर पे देख के और बाकी उनका जो पब्लिक में निकल के आया है, तो कभी लगता नहीं कि स्वास्थ्य का उनका ऐसा कोई बड़ा कोई इशू है। छोटा मोटा होगा तो हमें पता नहीं। ये सरप्राइजिंग है, वो नहीं गए। तो क्यूरियस, मैं भी क्यूरियस हूँ, मुझे उसका आंसर नहीं पता, बिकॉज देखिए पहले तो जयशंकर पोस्टेड रहे हैं जापान में, उनकी वाइफ जापानीज है। जयशंकर हमारे एम्बेसडर रहे हैं चाइना में, इनफैक्ट 4.5 साल तक, 2009 से लेकर 2013 तक वो हमारे एम्बेसडर चाइना में थे। और फिर चाइना के बाद फिर इनको यूएस भेजा गया था एम्बेसडर, फॉरेन सेक्रेटरी बनने के ठीक पहले। पॉइंट है, अब इतना कुछ एससीओ में हो रहा है, ये हैं, अच्छा जापान विजिट को छोड़िए, अब एससीओ के लिए जो चाइना वाले देख लीजिए, यूएस वहाँ से दिख रही है। तो इसमें जयशंकर की जो एक्सपर्टीज है, इनका जो एक्सपीरियंस है, करियर ग्राफ, ये सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट सॉट आफ्टर होनी चाहिए थे वो उस ग्रुप में, लेकिन नहीं गए। क्या हुआ है अब हमें तो बताया नहीं गया है, एमईए से हम आधिकारिक रूप में या ऑफ रिकॉर्डिंग किसी ने बताया नहीं क्या हुआ है। रोहन गोयल जानना चाहते हैं कि आप असम के आने वाले चुनाव में कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन देखते हैं? इंटरेस्टिंग होगा। देखिए एक पूरा बीजेपी की तरफ से वहाँ पूरा लग रहा है कि एक कम्युनल पोलराइजेशन का पूरा एक कोशिश होगा। वेलफेयर स्कीम्स भी काफ़ी चले हैं हेमंत सरकार में, तो वेलफेयर प्लस एक पोलराइजेशन वाला उधर से पोस्ट चल रहा है। लेकिन इधर से एक डेमोग्राफिक आप आसाम का अगर देखेंगे तो करीब करीब 33-34% मुस्लिम्स हैं। आप जितना पोलराइज करेंगे वो सारे इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो जो पहले एआईयूडीएफ में जा भी सकते थे वो सारे मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी पता चला कि रैली बिहाइंड कर गए कांग्रेस के। प्लस अहोम हैं गौरव गोगोई, उनका अगर उस कम्युनिटी पे उस तरह का असर रहा जी, तो इलेक्शन काफ़ी मतलब टाइट फिनिश होगा। अभी तो इलेक्शन में टाइम है, क्या क्या नैरेटिव चेंज होते रहेंगे, अभी कहना मुश्किल है, और मैं ग्राउंड पे गया भी नहीं हूँ काफ़ी दिनों से, तो इसीलिए पक्का नहीं कर सकते कि किस तरफ आपको मूड दिख रहा है। लेकिन लार्जली जो प्ले वहाँ चल रहा है, यहाँ से देख के जो आपको लगता है कि अभी कहना किसी के लिए मुश्किल होगा, किसी के लिए ऐसा कोई स्वीप नहीं दिख रहा है किधर भी। जी, आदित्य जानना चाहते हैं आपके अनुसार बीआरएस से इस्तीफा देने के बाद कविता का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या वे कांग्रेस या भाजपा में शामिल होंगी या अपनी खुद की पार्टी बनाएंगी? और वो ये भी पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि तेलंगाना में बीआरएस की आंतरिक जो राजनीति के चलते अब ये 2 पार्टी व्यवस्था बनने जा रही है जिसमें कांग्रेस और भाजपा मौजूद होंगी? देखिए कविता क्या करेंगी कहना मुश्किल है, बिकॉज अगर आप देखिए उन्होंने जो अपने फादर को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें बहुत क्लियर ही थी कि आपने बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा कुछ बोला नहीं। इनका जो सिल्वर जुबली जो चल रहा था वो समारोह, उसमें जो स्पीच था इनका केसीआर का, पूरा एलिगेशन इस पे था कि अपने बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला। ऐसा लगता है कि ऐसा इंप्रेशन आपने दिया कि बाद में हमारा बीजेपी से कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो बीजेपी से थोड़ा मुश्किल है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंटी बीजेपी स्टैंड ले लिया है। वो जो दूसरी तरफ कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस में आपने सुना चीफ मिनिस्टर को रेवंत रेड्डी को, पहले हम लोग हैदराबाद में थे कुछ दिनों पहले, उससे भी जब बात हुई थी सीएम से, वो काफ़ी क्रिटिकल है पूरा बीआरएस से, और जिस तरह का कमेंट वो कविता के रिबेलियन पे करते हैं तो उससे लगता नहीं कि कांग्रेस अभी कुछ ऐसा सोच भी रही है कि उनको लाया जाए नहीं लाया जाए, ऐसा
कोई थिंकिंग नहीं है कांग्रेस में भी। तो वो तो अभी की बात है, राजनीति में कुछ भी फाइनल करना मुश्किल होता है। यहाँ तक अलग पार्टी बनाने की बात है, अलग पार्टी बनाना बहुत मुश्किल होता है। रिसोर्सेज की ये बात नहीं है, काफ़ी रिसोर्स तो चाहिए, लेकिन जितनी मेहनत आपको अलग पार्टी बनाने के लिए चाहिए। अब देख रहे हैं कितने साल से प्रशांत किशोर बिहार में लगे हुए हैं, और जबकि उनके पास रिसोर्सेज भी हैं और वो टेम्परामेंट है कि आप कई महीने तक जो है सो अब रोड पे हैं और वहीं सो रहे हैं, वहीं मतलब गांव में सो रहे हैं, चलते ही जा रहा है। बहुत मेहनत लगती है अलग पार्टी बनाने में। तो वो मुझे वो ऑप्शन पता नहीं, मतलब कहना मुश्किल है मेरे लिए, बट ऑप्शन डिफिकल्ट होता है। अभी जैसा मुझे दिख रहा है कि कुछ दिनों तक ये लाई लो करेंगे, अपने सोशल वर्क इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू अपना करते रहेंगे, फिर आगे अपना ऑप्शन देखेंगे। जी, एक आखिरी सवाल नितिन पटेल का। वो कहते हैं बाराबंकी में एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। समाजवादी पार्टी इसे भाजपा बनाम आरएसएस के रूप में पेश करना चाह रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ, इंटरेस्टिंग तो है कि अगर आप देखें कि समाजवादी पार्टी एबीवीपी वर्कर्स के सपोर्ट में आ रहे हैं तो वो कहते हैं ना फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स, तो वो वाली बात है। इशू है, इतना ही बड़ा मुद्दा देखते नहीं, बिकॉज हो क्या गया कि जब इसके बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं, उन्होंने भी मिलने गए, कंडेम किया इंसिडेंट को। मतलब आपकी पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट है, आपने कंडेम किया है पुलिस एक्शन को। दूसरे मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया एबीवीपी को। एबीवीपी एक्टिविस्ट राजभर के घर के बाहर वो प्रोटेस्ट करने चले गए, बिकॉज राजभर, ओम प्रकाश राजभर ने उनको गुंडा कह दिया था। तो और ऑब्वियसली एसपी इसमें कूद पड़ी है, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी तो हो ही गया उस तरह का। लेकिन पहली बार लाठीचार्ज नहीं है। देखिए अब इनका ये देखेंगे 2020 में भी आई थिंक आगरा में एक बार लाठीचार्ज हुआ था पुलिस का इस पे एबीवीपी एक्टिविस्ट्स पे। गोरखपुर में 2 साल पहले हुआ था, एक दूसरे कॉलेज में फी को लेकर हंगामा चल रहा था। तो वहाँ लोगों से बात करेंगे कि देखिए योगी आदित्यनाथ खुद भी एबीवीपी में थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने कंटेस्ट किया कोई चुनाव, मतलब स्टूडेंट यूनियन जुड़े थे। आइडियोलॉजिकली तो अलाइंड रही हैं उस संघ से, हमेशा से ही रहा है। लेकिन उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाइल जो है कि जनरली कोई भी कहीं होता है, कोई अगर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा हो, कोई हल्ला हंगामा कर रहा हो, तो ये उसमें बहुत ही क्लैरिटी है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और बहुत ही सख्ती से वो डील करता है। अब इसे में आप ये इनफैक्ट इसको अगर न्यूट्रल पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की तरह अगर आप देखें तो ठीक है, मतलब आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन, आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन जो भी होगा, लेकिन अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार तो वैसे ही एक्ट करेगी। अब इसमें पॉलिटिक्स चल पड़ा है, ठीक है, लेकिन हमें जो कहा जाता है, जो मैं भी बात कर रहा था यूपी में कल, कि जनरली कि योगी आदित्यनाथ का उनका स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है कि आप जो भी हों, ये डिस्टर्बेंस हम नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। तो उसमें है कि एबीवीपी के लोग हैं, ये इनके पास आए, आके बात करें, ये प्रॉब्लम है, ऐसे करें। ये कि रोड पे हंगामा कर रहे हैं, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, इस यूनिवर्सिटी को नहीं चलने देंगे। हमारे व्यूअर्स के सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब अगले सप्ताह हाजिर होंगे, लेकिन आप राजनीति से जुड़े कोई भी सवाल हमें भेज सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन सभी का जवाब दिया जा सके।